Hello, I welcome you all to session number 1 of chapter 5 of Science NCERT for class 9th। देखिए पिछली क्लासेस में हमने 4 चैप्टर्स में हमने पढ़ा मैटर के बारे में और मैटर की बेसिक जो है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, जिनको हमने नाम दिया था एटम्स। और बाद में हमने ये भी पढ़ा कि एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। जैसे केमिस्ट्री की भाषा में फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर जो है वो एटम है, ऐसे ही बायोलॉजी की भाषा में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल है। तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट जो थे, एक पेड़ की छाल से कॉर्क की एक स्लाइड बना के अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देख रहे थे कि इसके अंदर क्या है। तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ दिखाई दिया और उसमें उनको अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई दिए, डिब्बे टाइप कंपार्टमेंट दिखाई दिए, जैसे ट्रेन के डिब्बे कह लें हम। उनको लगा कि कोई एक चीज है जो अलग अलग बहुत सारे डिब्बे आपस में जुड़े हुए हैं और उसको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल क्या था? ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द था जिसका मतलब था लिटिल रूम, छोटा सा कमरा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही, चाहे शुरुआती तौर की ऑब्जर्वेशन थी लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण थी जहां तक लिविंग थिंग्स का सवाल था। जो जिंदा चीजों के बारे में की जाने वाली सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, कि जिंदा चीजों के अंदर बहुत सेपरेट यूनिट्स होती हैं। जिंदा चीजें बहुत सारी यूनिट्स के जुड़ने से बनी होती है जिनको सेल्स कहते हैं। ये रॉबर्ट हुक की फाइंडिंग थी। ठीक है, अब इनकी फाइंडिंग जो थी बड़ी बेसिक थी। इससे हम ये तो जानते हैं आज की जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो बहुत सारी ऐसी सेल्स के जुड़ने से बनी होती हैं। तो अगले सेक्शन में जो 5.1 में आपकी बुक में यही डिस्कस किया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। आई रिपीट, जो जिंदा चीजें हैं जितनी भी, वो ऐसे स्ट्रक्चर से बनी होती है जिनको हम सेल कहते हैं। अब जैसे जैसे मैग्नीफाइंग लेंसेज की डिस्कवरी होती गई और माइक्रोस्कोप और बढ़िया बनते गए, साइंटिस्ट लोग और स्टडी करते गए। जितना साइंटिस्ट लोग माइक्रोस्कोप बढ़िया बनाते गए उतना ही ये पता चलता गया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आंखों से नहीं दिखती बट माइक्रोस्कोप में दिखती हैं। सो इट लेड, इसने दरवाजे खोल दिए किसके? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के दरवाजे साइंटिस्टों के लिए और आम आदमी के लिए खोल दिए। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप्स ने ये इस बात को कंफर्म कर दिया, क्योंकि बहुत सारी सेल्स दिखती थी माइक्रोस्कोप के नीचे, देखते थे कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जब सेल्स को देखते देखते देखा गया कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट लोगों को दिखाई दिए। एक कैटेगरी को कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दूसरों को कहा गया मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर लग रहा है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने थे। इनके एग्जाम्पल जो है क्लामिडोमोनास, फिर हमारे पास अमीबा नाम का एक प्राणी है, ये भी यूनिसेल्युलर है। पैरामीशियम है, ये जूती जो होती है ना पैर में पहनने वाली स्लीपर, इसकी शेप का होता है। बैक्टीरिया, ये सारे के सारे सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो दूसरी कैटेगरी थी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स माने नाम से ही क्लियर है, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स हों। और एक से ज्यादा सेल्स जो हैं वो विच मेक वेरियस बॉडी पार्ट्स, बहुत सारी सेल्स होती हैं इनमें और उन्हीं सेल से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स बने होते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हैं फंगस, प्लांट और एनिमल्स। और इन दोनों ही टाइप के कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्युलर हो, दोनों ही जो तरह के जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, यूनि में सिंगल सेल होती है, मल्टी में ज्यादा सेल होती है। और एक सिंगल सेल जो होती है वही आगे डिवाइड होती है मल्टी सेल्युलर में। यानी बेसिकली तो एक ही सेल से शुरुआत होती है, एक की दो, दो की चार, चार की आठ, ऐसे करके बनती जाती हैं, या एक की एक की दो, ऐसे मतलब ये आप देख दो तरह की डिवीजन होती है, माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन, राइट। तो ये बेसिकली बताया कि किसी नई सेल के बनने के लिए पहले कोई ना कोई सेल होना जरूरी है, क्योंकि एक सिंगल सेल ही डिवाइड होकर अपनी तरह की सेल्स बनाती है और हर नई सेल जो है पुरानी सेल से ही बनती है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है अलग अलग तरह की सेल्स बनती हैं और उनके आपस में उन्होंने आपस में काम बांटा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। आई रिपीट,
कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की सेल्स बनती हैं जिनमें काम बटा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। जैसे कि हमारे अपने शरीर में, ह्यूमन बीइंग्स में, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे इन सेल्स के शेप्स और साइजेस की। देखिए जो सेल्स का शेप और साइज है उसको वो निर्भर करता है कि सेल का फंक्शन क्या है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि अमीबा, अमीबा में, अमीबा का अपना कोई आकार होता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, वो खाना उन्हीं से अंदर आता है और उन्हीं से वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, तो उस हिसाब से वो उसकी शेप बदलती रहती है। वो तो स्यूडोपोडिया से खाना अपना कैच करता है, कैच करके उसको सीधा वैक्यूल में डालता है, वहां से वो पचता है, पच के फिर वो बाहर निकालता है। तो जहां उसको खाना दिखता है वहां पर वो फैल के खाने के आसपास घेरा डाल के उसको वैक्यूल में बंद कर लेता है, इसीलिए अमीबा की कोई शेप नहीं होती। और कई सेल्स जो होती हैं उनकी शेप फिक्स होती है और स्पेसिफिक होती है। जैसे कि हमारे जो नर्व सेल्स हैं, हमारे उनकी शेप टिपिकल होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है, उसी शेप के मिलेंगे। और जितने भी जिंदा चीजों के कैरेक्टरिस्टिक बेसिक फंक्शन है, जो भी चीज जिंदा है हमें कैसे पता चलता है, वो देख सकती है, वो सुन सकती है, खाएगी, पिएगी, एक्सक्रीट करेगी, सांस लेगी। तो ये जितने भी फंक्शन हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, ये सारे के सारे कौन करता है, सेल करती है। और हर सेल के अंदर भी, सेल के अपने अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है, बड़ा ही डिसिप्लिन है। ना सिर्फ अलग अलग तरह की सेल्स ने काम बांटे हुए हैं, बल्कि एक सेल के अंदर जो उसके कंपोनेंट हैं उन्होंने भी आपस में काम बांटा हुआ है। जो हर सेल के अलग अलग जो अंग हैं वो स्पेशल फंक्शन बनाते हैं, अलग अलग स्पेशल फंक्शन करते हैं। जैसे कोई तो खाली नए मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स को, जैसे बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कोई गंदगी को बाहर निकालता है। तो सबके अपने स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और सारी सेल्स के ऑर्गेस जितनी भी सेल्स हैं उन सबके अपने ऑर्गेनिलीज होते हैं, चाहे उनका फंक्शन कोई भी हो, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग में हो। याद रखिए ऑर्गेनिलीज हर सेल में होंगे। और जो जो एक सेल होती है वो खाली वो इन ऑर्गेनिलीज के साथ ही, द ऑर्गेनिलीज टुगेदर, ये जितने ऑर्गेनिलीज सेल के अंदर बंद होते हैं इनको इकट्ठा करके ही बेसिक यूनिट सेल का नाम दिया जाता है, यही एक यूनिट सेल कहलाते हैं, ठीक है। और ये एक जो सेल होती है उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी होती है, ये जिंदा रह सकती है। नंबर एक तो ये जिंदा रहती है, नंबर दो ये वो सारे काम कर सकती है, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। किसके कारण करती है, बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनिलीज। एक सेल एक तो जिंदा है, दूसरा अपने ऑर्गेनिलीज की मदद से अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके बाद अगला सेक्शन हमारा आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि जो सेल होती है खाली एक मेम्ब्रेन में बंद चीज नहीं है, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के साथ मिला के एक सेल बनती है। तो अब स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन, इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देख लें तो 3 फीचर्स होते हैं सारी सेल्स में, चाहे मेरी आंख की सेल है, मेरे हाथ की सेल है, मेरे सर की सेल है, उन सब के अंदर 3 माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पाए जाएंगे। पहला फीचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा फीचर साइटोप्लाज्म, ठीक है, और तीसरा फीचर न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस आपको याद होगा केमिस्ट्री की शब्दों में भी हमने न्यूक्लियस पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, लेकिन ये बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस है। अब ये जो तीनों हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों किसका क्या जिम्मेदारी है इनके ऊपर, सेल के अंदर होने वाली सारी जिम्मेदारी, सारी एक्टिविटीज, और सेल जो एनवायरनमेंट के साथ मिलकर एक्टिविटीज करती है उन सब का जिम्मेदार कौन है, ये तीनों। इन तीनों के कारण ही सेल अपने सारे फंक्शंस निभा पाती है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा पाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। देखिए सबसे पहला इसका फीचर ये आउटर मोस्ट सेल कवरिंग है, सेल को सबसे बाहर, सेल का सबसे बाहर का कवर है। हम कहीं घर से गिफ्ट खरीद के लाते हैं तो वो पहले बाहर गिफ्ट पैक होता है, वो फाड़ के फेंका जाता है, फिर गत्ते का कार्टन निकलता है, उसको फेंकते हैं कार्टन के अंदर, फिर वो आपको चाहिए। तो ठीक इसी तरह से ये भी समझ लीजिए जो ऑर्गेनिलीज है वो पहले गत्ते की चीज में पैक्ड होते हैं और उसके भी ऊपर गिफ्ट पेपर जो होता है, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मोस्ट सेल कवरिंग है। और इसका क्या काम है, ये जो सेल के अंदर कंटेंट है, सेल के अंदर जो सामान है, ऑर्गेनिलीज हैं, उनको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, उनकी रक्षा करती है।
आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल के अंदर के ऑर्गन्स को बाहर के वातावरण से बचाती है। और तीसरा ये क्या करती है, बहुत ही चुने चुने हुए पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है सेल में। ऐसा नहीं कि कुछ भी अंदर आ जाए, खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। पानी अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ जा सकता है। तो जब ये मतलब कुछ को तो अंदर बाहर जाने देती है, कुछ को रोकती है। ठीक है, तो यानी इसीलिए हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल है। किसको अलाउ करती है, जैसे कि CO2 को बाहर जाने देती है, O2 को अंदर आने देती है, पानी को अंदर भी आने देती है और बाहर भी जाने देती है। और किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन नाम का एक प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन को हमने केमिस्ट्री के टर्म्स में पहले पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी इंटरस्टेट इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, वो डिफ्यूजन हमने अलग पढ़ा था। ये डिफ्यूजन अलग है। इसमें अभी हम बताएंगे आपको डिटेल में। आप इसके ये तो हम पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका अगला फीचर है तो अभी हमने क्या जाना, कुछ को अंदर बाहर आने जाने देती है, कुछ को रोक लेती है, इसीलिए हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और फिर ये गैसियस एक्सचेंज जो है सेल और सेल के बाहर के वातावरण के बीच में होने देती है। और ये कैसे होता है गैसों का एक्सचेंज, डिफ्यूजन नाम के प्रोसेस से होता है। ठीक है, आप डिफ्यूजन के रूल जान लेते हैं। जो गैसेस होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। जहां गैस की कंसंट्रेशन हाई होगी वहां से वो लो की तरफ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात ले लें, जब सेल को मान लीजिए खाना मिल गया, खाना उसने खा लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना खा लिया, तो उसको क्या करना होगा, so we were discussing the features of plasma membrane। अभी हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट सेल कवरिंग है। ये सेल के अंदर जो पड़ा हुआ कंटेंट है, जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं, उनको बाहरी वातावरण से बचाता है। फिर बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से बड़े गिने चुने सब्सटेंसेस को सेल के अंदर बाहर आने जाने देता है, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। और इसी तरह से ये कुछ जो सब्सटेंसेस है उनकी मूवमेंट को तो प्रिवेंट करता है और कुछ की मूवमेंट को अलाउ करता है, इसीलिए ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर ये गैसियस एक्सचेंज अलाउ करता है सेल्स के और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। कैसे, प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन है। और गैसेस कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लोअर, जहाँ पर ज़्यादा गैस होगी वहाँ से वो कम गैस की तरफ जाएगी। जैसे कि जब ऑक्सीजन का लेवल जो है सेल में कम हो जाता है, तो जो बाहर की ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, सेल के अंदर कम हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे में ये सेल ब्रीथ करती है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है वो सेल में एंटर कर जाती है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इसी तरह से जब जो खाना खाया है सेल्स ने, उनका मेटाबॉलिज्म जब कंप्लीट हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में बन जाती है। तो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाता है। जब लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बढ़ जाता है और सेल के बाहर तो ज़्यादा नहीं है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, तो गैसेस कहाँ से कहाँ जाती हैं, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो इसीलिए सेल के अंदर से गैसेस निकलकर बाहर एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगी। तो फिर ये पानी की अगर हम बात करें, जो पानी का जो मूवमेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो अलाउड है। ठीक है, तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम, ये भी डिफ्यूजन ही है लेकिन इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये जनरली इस बात पर निर्भर करता है कि पानी बिल्कुल खाली पानी है या उसके अंदर कोई चीज़ घोली हुई है हमने। तो अगर हम इसको डेफिनेशन देना चाहें, परिभाषा देना चाहें ऑस्मोसिस की, तो ये क्या है, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर। पानी अल्टीमेटली कितना पानी मेम्ब्रेन के आर पार हुआ अक्रॉस हाईली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जहां पर पानी के अंदर
ज्यादा सामान घुला होगा तो वहां पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? पानी जाता है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, ठीक है, राइट। तो ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। अब इसमें भी तीन केसेस हम डिस्कस करेंगे। हाइपोटोनिक, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसके अंदर सेल रखी गई है वो हाइपोटोनिक है। अब हाइपो क्या था? हाइपो माने कम, अंडर, तो नाम से ही पता है हाइपो माने लेस, कम, टोन माने कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जहां पर क्या होती है, लो होती है कंसंट्रेशन, किसकी? पानी की। तो पानी की कंसंट्रेशन क्या है? लो है। पानी में सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, और सोल्यूट कम है तो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉल्वेंट होता है, जो सोल्यूट जो जहां पर सॉल्वेंट हाई वाटर कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू द, ये जो लो सोल्यूट किस में है, जिस सेल जिस एनवायरनमेंट में है, हम उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं घुले हुए और पानी ज़्यादा है। लेकिन सेल के अंदर तो हम जानते हैं सॉल्ट भी होते हैं तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होती है, और पानी सेल के अंदर कम होता है। पानी कम होता है तो यह हमें पता है जो सोल्यूट होता है, जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा होता है या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होती है, तो जाहिर है वहाँ पानी कम है। तो इसीलिए वो लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ मूव करते हैं सोल्यूशन, और हाई वाटर से लो वाटर की तरफ मूव करते हैं। ये रूल होता है, ठीक है। जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होगा, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सोल्यूट की, तो वहाँ पानी की कमी है, तो जहाँ पानी की कमी है पानी वहीं पर एंटर करेगा, तो ऑस्मोसिस से सेल के अंदर पानी घुस जाएगा, या सेल जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और अब एक आइसोटोनिक, आइसो माने बराबर, टॉनिक माने कंसंट्रेशन। जब पानी की और सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह बराबर है, तो नतीजा ना पानी अंदर ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा। लेकिन हाँ, पानी को तो हम ये नहीं कह सकते, पानी हमेशा चलता रहता है, पानी एंटर भी करेगा और निकलेगा भी सेल मेम्ब्रेन से, फिर भी उसकी नेट मूवमेंट जीरो होती है। इसीलिए सेल का ओरिजिनल शेप मेंटेन रहता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में। फिर बात करें हाइपर टॉनिक, हाइपर माने ज्यादा, टॉनिक माने कंसंट्रेशन। तो जिस सोल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन तो कम होगी और सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, ठीक है। तो क्या होगा? सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे में पानी जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, और सेल के अंदर एंटर करने से आई विल रिपीट, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन लो है, लो इन सोल्यूट है, ठीक है। तो बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, तो इसीलिए पानी अंदर से बाहर जाएगा, और सेल अपना जो है साइज भी सेल का कम हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगी। जो सेल है इसको खाना कहाँ से मिलता है? सेल को खाना मिलता है अपने, जैसे हम जो है इंसान भी, हम खाना उगाते हैं, फिर उसको काट के बनाते हैं, सब्जी खाते हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं हर, तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेती हैं? ये लेती हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो इसमें क्या होता है, इनका जो एंट्री और एग्जिट जो है, डिफरेंट खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर जाएं या सेल से बाहर निकलें, ये एक स्पेशल मैकेनिज्म से पॉसिबल होता है, जिसको कहते हैं एनर्जी मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए
इसकी सेल्स भी बहुत ही सेल्स को बहुत फायदा होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सेल्स के अंदर क्षमता है कि वो कोई भी रूप धारण करके खाने को लपक लेती हैं। जैसे कि अमीबा की कोई डेफिनेट शेप इसीलिए नहीं होती, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। वो जहाँ खाना देखता है उस खाने के चारों तरफ उसके नकली के पैर आ जाते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और वो पैर जब आपस में, फिर वो पैरों में जो फूड को बंद कर लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल के अंदर फूड को डाल देते हैं, जहां पर वो पच जाता है। और जो गंदगी है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से वो बाहर निकाल देता है। इसके बाद अगला जो फीचर है माइक्रोस्कोपिक, वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है। जैसे हमने कहा कोई गिफ्ट पैक हम लाते हैं तो पहले गिफ्ट पेपर, फिर कार्टन, फिर अंदर गिफ्ट। तो ये इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, और ये बहुत ही रिजिड होता है यानी कि सख्त होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, और एक कॉम्प्लेक्स होता है बहुत। तो इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण ये पौधों को मजबूती देता है। और जब कभी भी जो सेलुलर जो कंटेंट्स हैं वो सेल वॉल को छोड़ के अंदर की तरफ सिमटते हैं, तो वो श्रिंक हो रहे हैं। इसका मतलब श्रिंक होने, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा का ब्रेकडाउन। ये जो प्रोसेस, ये बेसिकली ये जो ये जो सेल वॉल है, ये प्लांट्स में, फंगाई में और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि अगर छोटे मोटे चेंजेस आसपास के पानी में हो जाएं तो ज़्यादा सेल को नुकसान नहीं होने देती, राइट। ये एक्सटर्नल मीडियम अगर हाइपोटोनिक हो तो क्या करती है, ये बेसिकली ऑस्मोसिस से पानी ले लेती है और सेल स्वेल कर जाती है। और जब सेल स्वेल करती है तो ये सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर डालती है, और जब ये सेल वॉल पे प्रेशर डालती है तो सेल वॉल इक्वल प्रेशर स्वोलन सेल पे डालता है। सेल ने पानी पिया, वो सूज गई, उसने सेल वॉल को धक्का मारा, सेल वॉल ने बराबर धक्का मारा, इसीलिए सेल जो है बर्स्ट नहीं होती। और अगर छोटे मोटे चेंजेस एक्सटर्नल मीडियम में हो भी जाएं तो सेल वॉल सेल को बचा लेती है, सेल को कोई नुकसान होने नहीं देती। फिर अगला जो ऑर्गेनेली है सेल का, वो है न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल लेयर्ड झिल्ली होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर छेद होते हैं, उन्हीं छेदों के थ्रू सामान अंदर बाहर होता है। हमने पहले कहा ना, गैसेस कुछ अंदर आ सकती हैं, कुछ बाहर जा सकती हैं, पानी अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम सिर्फ जब सेल डिवाइड होने लगती है तभी दिखते हैं उससे। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें ये किस किस से बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन होती है, जो है बेसिकली डीएनए हम जानते हैं सेल्स को बनाने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन होती है। और जब सेल डिवाइड नहीं करती तब डीएनए जो है बिल्कुल ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और उसको हम तब क्रोमोसोम नहीं कहते, हम उसको क्रोमेटिन कहते हैं। और जब सेल डिवीजन होने लग जाती है, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है अपने इसमें क्रोमोसोम्स में। और जो किसी किसी सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियर रीजन बड़ी पोरली डिफाइंड होती है। और जो पोरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होती है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये मेम्ब्रेन नहीं होती वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती और बाकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। फिर उनके जो बाकी सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पर जो उनके बाकी सारे फंक्शंस हैं, वो पोरली डिफाइंड जो साइटोप्लाज्म है वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज लिंक्ड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बट नॉट विद प्लास्टिड्स ऑफ यूकेरियोट्स। ठीक है, अब फंक्शंस क्या न्यूक्लियस के, फिर खत्म हो गया हमारा सेशन। देखिए ये सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल्स की रिप्रोडक्शन में। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, जीन्स होते हैं,
इंफॉर्मेशन होती है कि सेल्स का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगी। और लास्टली ये केमिकल एक्टिविटीज जो सेल के अंदर होती हैं उनके लिए निर्देश देता है, और ये डिसाइड करता है कि जब मेच्योर होंगी सेल्स तो वो कैसी दिखेंगी। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. I will stop sharing. So till we meet in the next class, happy studying.